हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल आर्क्यूनिम केमिस्ट्री क्लासेस पर। आज हम शुरू करेंगे थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, कई स्टूडेंट्स की क्वेरी थी कि सर जो स्टडी मटेरियल है वो कहाँ मिलेगा। तो आपको मैं बता दूं, वैसे मैंने आपको कई बार बताया पहले कि जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उसके डिस्क्रिप्शन में जो है मैं उस वीडियो से रिलेटेड जो PDF है वो वहाँ पर शेयर कर देता हूँ। तो वहाँ पर आप जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको PDF जो है अवेलेबल हो जाएगा, जो वीडियो है उससे रिलेटेड। तो जितने भी वीडियो मैंने बनाए हैं उससे रिलेटेड जो भी थ्योरी के PDF हैं वो मैंने वहाँ शेयर किए हैं, वो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, आज हम पढ़ेंगे कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ पर थ्योरी का मतलब क्या है, यहाँ पर ये दे रखा है केमिकल रिएक्शन जो है वो कैसे हो रही है, उसको हम कैसे समझें, एक्सप्लेन कैसे करें। देखिए, थ्योरी जब शब्द आ जाता है वहाँ पर एक चीज़ होती है कि हम किसी चीज़ को जब एक्सप्लेन करने के लिए कोई देते हैं, कुछ एक्सप्लेनेशन देते हैं, तो वहाँ पर हम उसको कहते हैं थ्योरी। देखिए, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अलग होता है, मैथमेटिकल इक्वेशन अलग होती है और थ्योरी अलग होती है। थ्योरी का मतलब आपने उस चीज़ को एक्सप्लेन किया है कि वो चीज़ कैसे हो रही है। तो यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब देखिए, कोलिजन थ्योरी क्या है। कोलिजन थ्योरी के नाम में ही क्या दे रखा है, कोलिजन। इसका मतलब एक चीज़ तो आपको समझ में आ गई कि जब हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन की तो वहाँ पर क्या चीज़ दे रखी है, कोलिजन दे रखा है। क्या दे रखा है, कोलिजन। अब यहाँ पर इसके मेन पॉइंट्स क्या हैं वो देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है KTG। मैंने यहाँ शॉर्ट में पॉइंट्स लिख रखे हैं। KTG का मतलब है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसका मतलब यह है कि जो कोलिजन थ्योरी है वो किस पे बेस्ड है, वो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अब देखिए, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस अपने आप में एक पूरा चैप्टर है, आपको आइडिया होगा। यहाँ पर मैं सिंपल सा आपको बता दूं कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग क्या है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। ट्रांसलेटरी मूवमेंट मतलब बिल्कुल सीधी गति करते हैं, और जब तक वो कोलाइड नहीं करते या तो दूसरे मॉलिक्यूल से या वॉल से कंटेनर की, तब तक उनकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती है। तो यहाँ पर हमने पहला पॉइंट क्या पढ़ा, सबसे इंपॉर्टेंट, कि कोलिजन थ्योरी जो है वो किस पर बेस्ड है, KTG, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पर बेस्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दूसरी बात क्या है, कोलिजन बिफोर रिएक्शन। इसका मतलब ये है कि अगर हम बात करें केमिकल रिएक्शन की, तो जब तक रिएक्टिंग मॉलिक्यूल कोलाइड नहीं करेंगे रिएक्शन नहीं होगी। इसका मतलब कि मस्ट कंडीशन क्या है, कोलिजन सॉरी, यहाँ पर मस्ट कंडीशन क्या दे रखी है कि अगर आपको केमिकल रिएक्शन करवानी है तो वहाँ पर मॉलिक्यूल का कोलाइड होना कंपलसरी है या मस्ट है। कोलाइड किसका, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का। किसका, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का। अब दूसरी बात इसने कह दी, फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन प्रोड्यूस रिएक्शन। अब देखिए, ये जो दो पॉइंट हैं देखने में आपको सिमिलर लगेंगे, लेकिन इनका रीजन जो है या जो मीनिंग है इसका वो डिफरेंट है। कैसे सॉरी। अब देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है, कोलिजन बिफोर रिएक्शन। तो ये इसने क्या कहा कि अगर रिएक्शन आपको करवानी है तो वहां पर मस्ट कंडीशन क्या है, कोलिजन होना ही चाहिए, बिना कोलिजन की रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन जो दूसरा पॉइंट है वो क्या कह रहा है, फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन प्रोड्यूस रिएक्शन। इसका मतलब ये है कि सारे कोलिजन का जो रिजल्ट है, मतलब जितना भी कोलिजन हो रहा है, सारे कोलिजन का रिजल्ट केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। इसका क्या मतलब हुआ, इसके देखिए दो स्टेटमेंट मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपको केमिकल रिएक्शन करानी है तो आपको कोलिजन करवाना ही होगा, मतलब कोलिजन के बिना रिएक्शन नहीं होगी। दूसरा स्टेटमेंट यह है कि कोलिजन जो हो रहा है उससे केमिकल रिएक्शन हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। सारे कोलिजन से केमिकल रिएक्शन का रिजल्ट नहीं निकलता है। मतलब यहाँ पर फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन प्रोड्यूस रिएक्शन। इसका मतलब देखिए सिंपल सा है कि अगर आपको कोई रिएक्शन करवानी है मतलब वो कोलिजन के बिना नहीं होगी। दूसरी बात, सारे कोलिजन से रिएक्शन हो ऐसा जरूरी नहीं है, केवल कुछ फ्रैक्शन से ही जो है केमिकल रिएक्शन होती है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। मतलब बिना कोलिजन के रिएक्शन नहीं होगी, लेकिन सारे कोलिजन से रिएक्शन हो ऐसा जरूरी नहीं है। ओनली फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन प्रोड्यूस रिएक्शन। ये दो पॉइंट आई थिंक क्लियर हो गए होंगे आपको। ठीक है, इसके बाद इसने देखा कंडीशन फॉर रिएक्शन टू अकर। अब ये कह रहा है कि हमने क्या कहा कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं और ये आपस में क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, और कोलाइड करने के बाद केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली कंडीशन हमें क्या देखी, कोई कोलिजन जो है मस्ट है रिएक्शन के लिए, लेकिन सारे कोलिजन से रिएक्शन नहीं हो रही। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, कंडीशन फॉर रिएक्शन टू अकर, कि रिएक्शन होने के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट दे रखा है कोलिजन। तो यहाँ पर हमने कहा कि कोलिजन होना चाहिए, बिना कोलिजन की रिएक्शन नहीं होगी। साथ में मैंने क्या लिख रखा है, सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी।
अब देखिए एक चीज़ क्या है कि अगर मान लीजिए मॉलिक्यूल आपस में पास में आ रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है कि जब मॉलिक्यूल एक लिमिट के बाद पास आते हैं तो वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की वजह से वो रिपेल भी करते हैं, ठीक है। तो अगर आपके काइनेटिक एनर्जी सफिशिएंट है तो वो इजीली कोलाइड करेंगे, और अगर काइनेटिक एनर्जी सफिशिएंट नहीं है तो उनका जो कोलिजन है वो इतना प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि कोलिजन विद सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी, मतलब मॉलिक्यूल के पास इतनी काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए कि वो आसानी से कोलाइड कर सकें। तो इसका एक मतलब तो ये हो गया कि उनके पास काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए। और एक चीज़ आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि कंडीशन क्या दे रखी है रिएक्शन की, क्योंकि कोलिजन होना चाहिए, और कोलिजन कैसे होना चाहिए, सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी के साथ। और एक सिंपल सा हमको आइडिया है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ती है कब, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है। सिंपल सा रिलेशन है केटीजी का कंक्लूजन है। केटीजी का क्या कंक्लूजन है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अब कितनी बढ़ेगी कितनी नहीं बढ़ेगी उसकी बात हम यहाँ पर नहीं कर रहे, सिंपल से हमने कहा कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो जो कोलिजन है वो आसानी से हो जाएगा, सफिशिएंट एनर्जी होगी कोलाइड करने के लिए। इसके बाद दूसरा एक्टिवेशन ऑफ मॉलिक्यूल, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये कह रहा है कि जब आपके कोलिजन होता है तो मॉलिक्यूल एक्टिव हो जाते हैं और वहाँ पर क्या बनता है, प्रोडक्ट बन जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या कहा कि मॉलिक्यूल थे सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी, तो वो कोलाइड कर रहे हैं, कोलाइड करने के बाद जो एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं। तो मॉलिक्यूल का क्या हो रहा है, एक्टिवेशन हो रहा है, ठीक है। इसके बाद है प्रॉपर ओरिएंटेशन। अब यहाँ पर मैं आपको मैथमेटिकली भी बताऊंगा कि जो आपकी फॉर्मूला है कोलिजन थ्योरी का वो क्या है, लेकिन जब शुरू में वो फॉर्मूला ड्राइव किया था वहाँ पर उन्होंने ये वाला फैक्टर कंसिडर नहीं किया था, हालांकि रिएक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर बाद में जब उन्होंने मॉडिफाइड थ्योरी दी या मॉडिफाइड फॉर्मूला दिया वहाँ पर इन्होंने ये फैक्टर काम में या काउंट किया था या कंसिडर किया था। तो देखिए प्रॉपर ओरिएंटेशन, अब प्रॉपर ओरिएंटेशन का मतलब क्या है, प्रॉपर ओरिएंटेशन का मतलब ये है कि मॉलिक्यूल का केवल कोलाइड होना ही सफिशिएंट नहीं है। देखिए केटीजी क्या मानता है, एक स्फीयर मानता है, मॉलिक्यूल को, एटम को क्या मानता है, स्फीयर। लेकिन जब हम लार्ज मॉलिक्यूल की बात करें या डिफरेंट हेटेरो एटम की बात करें तो हेटेरो एटम के जो मॉलिक्यूल्स हैं वहाँ पर आपके ओरिएंटेशन फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओरिएंटेशन फैक्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो रिएक्शन की रेट को डिपेंड या अफेक्ट करता है। तो यहाँ पर हमने, अब देखिए इसको मैं आगे और एग्जाम्पल से समझाऊंगा जब आगे आएगा। तो हमने क्या देखा कि केटीजी जो है, कोलिजन थ्योरी जो है वो क्या क्या चीज़ बता रही है। सबसे पहला पॉइंट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे बेस्ड है। दूसरी बात कि रिएक्शन होने के लिए कोलिजन होना मस्ट है। तीसरी बात, सारे कोलिजन का रिजल्ट जो है वो रिएक्शन नहीं होता है या प्रोडक्ट नहीं बनाता है, केवल फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। उसके बाद हमने देखा कंडीशन फॉर रिएक्शन। तो कंडीशन हमने क्या देखी कि कोलिजन होने के लिए सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए। दूसरी बात, मॉलिक्यूल जो है वो एक्टिव होने चाहिए, ये एक्टिवेशन उनका होना चाहिए, एक्टिवेशन ऑफ मॉलिक्यूल। तीसरा पॉइंट हमने देखा प्रॉपर ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। इसको मैं अभी आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। अब देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं मैथमेटिकल इक्वेशन। अब देखिए कोलिजन थ्योरी के अगर हम मैथमेटिकल फॉर्मूले की बात करें तो देखिए क्या होगा, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात करें तो K इक्वल्स टू Z इंटू क्यू। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला दे रखा बहुत ही सिंपल सा है, K इक्वल्स टू Z इंटू क्यू। अब यहाँ पर K, Z और Q का क्या मतलब है, देखिए K क्या है, रेट कांस्टेंट, जो आपने पढ़ रखा है। K क्या है, रेट कांस्टेंट। इसके बाद Z है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अब देखिए यहाँ पर दो फैक्टर दे रखे हैं Z और Q। Z का मतलब क्या है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी यहाँ पर अगर हम बात करें कोलिजन फ्रीक्वेंसी की, तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड, मतलब कोलिजन की संख्या कितने समय में पर सेकंड। इसके अलावा एक चीज़ और है, अब देखिए अगर वेसल जो है वो छोटा होगा तो मॉलिक्यूल्स कम होंगे, तो नंबर ऑफ कोलिजन भी क्या होंगे, कम होंगे। और वेसल बड़ा होगा या कंटेनर बड़ा होगा तो मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे और कोलिजन भी ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पर क्या है कि इसने दो कंडीशन दे रखी है। अगर हम बात करें कोलिजन फ्रीक्वेंसी की तो वहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड पर लीटर। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कोलिजन में दो कंडीशन है, एक तो पर सेकंड और पर लीटर, मतलब एक सेकंड में और एक लीटर का जो वॉल्यूम है उसमें कितने कोलिजन हो रहे हैं, वो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है। क्योंकि हमने बात करी है कोलिजन की, क्योंकि आपकी थ्योरी का नाम ही कोलिजन है, तो वहाँ पर जितने कोलिजन ज़्यादा होंगे उतनी रेट ज़्यादा होगी। एक फैक्टर ये है, ठीक है। सारे कोलिजन से प्रोडक्ट नहीं बन रहा, लेकिन एक फैक्टर ये है। तो यहाँ पर इसने एक फैक्टर लिया Z, जिसको हमने कहा कोलिजन फ्रीक्वेंसी, मतलब कोलिजन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो रेट ज़्यादा होगी। एक फैक्टर ये है, तो हमने कहा Z है कोलिजन फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड पर लीटर। दूसरा फैक्टर क्या है, Q।
अब Q क्या है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विच इज एक्टिवेटेड। तो देखिए अभी हमने देखा था कि जो कंडीशन है रिएक्शन की वो क्या है, एक तो कोलिजन सफिशिएंट एनर्जी के साथ होना चाहिए, दूसरा एक्टिवेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग में जो फॉर्मूला दिया गया उसमें 2 पॉइंट कंसिडर किए, एक तो कोलिजन वाला जिसमें हमने कहा कोलिजन फ्रीक्वेंसी, दूसरा इसने दिया है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विच इज एक्टिवेटेड, मतलब एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल का कंसेप्ट है। मतलब यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल जो होते हैं एक्टिवेट हो जाते हैं और वो प्रोडक्ट बनाते हैं। तो हमने क्या देखा कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो है कोलाइड कर रहे हैं और एक्टिव होने के बाद प्रोडक्ट बना रहे हैं। सारे कोलिजन से मॉलिक्यूल एक्टिवेट नहीं होते। तो इसने क्या कहा, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विच इज एक्टिवेटेड। अब यहाँ पर एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल की बात हो रही है, दूसरा क्या हम कह रहे हैं, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब रेशो हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर जब हमने बात करी क्यू की, तो वो किसको बता रहा है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विच इज एक्टिवेटेड, या हम कहें एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन। अब यहाँ पर बोल्ट्जमान के अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमान Q की वैल्यू क्या है? तो देखिए Q का मतलब क्या है, फ्रैक्शन का मतलब n स्टार अपॉन n। अब n स्टार अपॉन n का क्या मतलब है, n स्टार क्या है, इफेक्टिव मॉलिक्यूल्स। n स्टार किसको बता रहा है, इफेक्टिव मॉलिक्यूल्स को बता रहा है। इफेक्टिव मतलब जो आपके एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं जो प्रोडक्ट बना सकते हैं या बनाएंगे, ठीक है। नीचे क्या है, टोटल मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर हमने रेशो किसका लिया, इफेक्टिव मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय टोटल मॉलिक्यूल्स, मतलब इफेक्टिव मॉलिक्यूल का रेशो लिया टोटल मॉलिक्यूल से। और इसकी जो वैल्यू आ रही है बोल्ट्जमान के अकॉर्डिंग, वो आ रही है e⁻⁻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 ⁻
देखिए आर्नियस इक्वेशन में भी आपने देखा था k इक्वल्स टू ए की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। तो यहाँ पर ई एक्सपोनेंशियल को बता रहा है माइनस, मतलब माइनस है, ई ए मतलब एक्टिवेशन एनर्जी। ये किसको बता रहा है? एक्टिवेशन एनर्जी या एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन भी आप कहते हैं, अपॉन आर टी। आर है गैस कांस्टेंट, टी है टेम्परेचर इन केल्विन। तो यहाँ पर ई की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करा, के बराबर जेड इंटू क्यू था, तो हमने क्या करा, के बराबर जेड इंटू क्यू, तो जेड को हमने जेड रख दिया और क्यू की जब हमने क्या लिखा, ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। ये फॉर्मूला आपके आ गया। लेकिन देखिए ध्यान रखना, ये फॉर्मूला फाइनल फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। अभी एक फैक्टर बाकी है। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो स्टार्टिंग में मैथमेटिकल फॉर्मूला लिया था वहाँ पर ओरिएंटेशन वाला फैक्टर उसने कंसिडर नहीं किया है, तो ये इसकी एक लिमिटेशंस थी। तो मॉडिफाइड करने के बाद इसने ओरिएंटेशन फैक्टर कंसिडर किया है, उसको भी अभी हम देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए जो मैंने फॉर्मूला लिखा है उसमें मैंने z को z ही लिखा है, z को क्या लिखा है, z ही लिखा है। अगर हम बात करें KTG की, तो KTG के अकॉर्डिंग अगर हम z की वैल्यू भी देखें तो देखिए वैसे अगर ओवरऑल फॉर्मूला लिखें तो उसमें z की वैल्यू भी मेंशन हो सकती है, लेकिन यहाँ पर याद करने के लिए ये जो RPSC पूछती है उसके लिए ये फॉर्मूला इनफ है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला और डेवलप होगा। यहाँ पर Z11 है, Z11 का मतलब क्या है कि रिएक्टिंग मॉलिक्यूल सेम है और वो आपस में कोलाइड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोलिजन कर रहे हैं, सेम मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर हमने कहा Z11। अब देखिए यहाँ पर सिंपल Z का और Q की वैल्यू लिख दी। अगर आपको Z की वैल्यू चाहिए तो Z की वैल्यू क्या है, कब, जब रिएक्टिंग मॉलिक्यूल सेम है, 2 सिग्मा स्क्वायर एन स्टार का स्क्वायर रूट पाई आर टी अपॉन एम। 2 हो गया, सिग्मा क्या होता है, कोलिजन डायमीटर कहते हैं, KTG में हम इसको क्या कहते हैं, कोलिजन डायमीटर। एन स्टार आपके एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स हो गए, पाई आर टी, आर गैस कांस्टेंट हो गया, टी टेम्परेचर हो गया, एम जो है वो आपके मास हो गया, मॉलिक्यूलर मास हो गया। तो यहाँ पर आपके फॉर्मूला जो आया वो क्या आया, के इक्वल्स टू जेड क्यू इक्वल्स टू जेड ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। अब देखिए ये फाइनल फॉर्मूला नहीं है, ये RPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अब यहाँ पर हम इस पर पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन। अब देखिए जो हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पढ़ा उसमें 2 ही फैक्टर हमने देखे, एक तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी वाला, दूसरा एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स वाला। इसके बाद अगर हम बात करें मॉडिफाइड फॉर्म की, तो उससे पहले हम लिमिटेशंस देख लेते हैं। देखिए जब हमने लिमिटेशंस देखी किसकी, कोलिजन थ्योरी की, तो हमने क्या देखा, सिंपल गैसेस रिएक्शन। इसका मतलब क्या है कि जो सिंपल गैसेस रिएक्शंस थी उनके लिए तो ये थ्योरी गुड थी या बेटर थी, मतलब जो रिजल्ट थे थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल वो मैच हो रहे थे, काफ़ी हद तक मैच हो रहे थे, सिमिलर रिजल्ट थे। लेकिन इसके अलावा जो रिएक्शन थी, कॉम्प्लेक्स जो रिएक्शन थी, वहाँ पर रिजल्ट में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन या डेविएशन था। इसका मतलब क्या है कि सिंपल गैसेस रिएक्शन के लिए तो इसके रिजल्ट अच्छे हैं इस थ्योरी के, लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए ये थ्योरी अच्छी नहीं है, वहाँ पर डेविएशन बहुत ज़्यादा थे। दूसरी अगर हम बात करें लिमिटेशंस की, तो यहाँ पर कोलिजन थ्योरी ने किसको फोकस किया है, काइनेटिक एनर्जी को फोकस करा है। मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है मेनली रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, जो एनर्जी बैरियर है रिएक्शन को होने के लिए, या जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के लिए जो एनर्जी बैरियर है उसको क्रॉस करने के लिए जो कंसिडर किया है किसने, कोलिजन थ्योरी ने, वो किसको कंसिडर किया है, काइनेटिक एनर्जी को।
और इसके कंपैरिजन में जो बाकी एनर्जी है जैसे वाइब्रेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, उसको इसने लगभग क्या करा है, नेग्लेक्ट किया है, मतलब उसको बिल्कुल भी कंसिडर नहीं किया है। तो ये भी इसकी एक लिमिटेशन है कि इसने काइनेटिक एनर्जी पर पूरा फोकस करा है, लेकिन बाकी जो एनर्जी है उसको इसने कंसिडर नहीं करा। इसके बाद थर्ड जो पॉइंट है या इसका जो लिमिटेशन है वो है क्लीवेज एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। इस पॉइंट पे जो है मतलब बॉन्ड कैसे क्लीवेज हो रहा है या बॉन्ड कैसे टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है और बॉन्ड कैसे फॉर्म हो रहा है, इस पर बिल्कुल साइलेंस है, मतलब कोई जिक्र या कोई कंक्लूजन या कुछ भी नहीं दे रखा है। मतलब बॉन्ड कैसे टूटा, नया बॉन्ड कैसे बना, यहाँ पर कुछ नहीं है। बस इसने क्या कहा, कोलिजन हुआ, मॉलिक्यूल एक्टिवेट हुए और प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, यहाँ पर इसने कहा बॉन्ड कैसे ब्रेक हो रहा है, बॉन्ड कैसे फॉर्म हो रहा है, उसकी इसने कोई चर्चा नहीं की। तो देखिए ये लिमिटेशंस थी। अब यहाँ पर लिमिटेशन जो आ रही थी उसको दूर करने के लिए थोड़ा सा क्या करा, मॉडिफाइड करा। और मॉडिफाइड करने के लिए एक जो पॉइंट है, देखिए मॉडिफाइड का मतलब यहाँ पर हमने क्या देखा कि सिंपल गैसेस रिएक्शन को अगर छोड़ दें तो बाकी रिएक्शन के लिए जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट हैं और जो थ्योरेटिकल रिजल्ट हैं या जो हमारी थ्योरी से रिजल्ट आ रहे हैं उसमें काफ़ी सारा डेविएशन था। तो डेविएशन को दूर करने के लिए मॉडिफाइड फॉर्म लाया गया, मॉडिफाइड कोलिजन थ्योरी कहते हैं। नॉर्मली कई बार क्या होता है, हम केवल कोलिजन थ्योरी में पूरा फॉर्मूला पढ़ लेते हैं, तो वहाँ पर आप पढ़ लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर मॉडिफाइड कोलिजन थ्योरी की बात करें तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला हम पढ़ेंगे ये आपको याद रखना है। जो हमने पहले फॉर्मूला पढ़ा था वो हाफ फॉर्मूला है, वो आपके काम का इतना नहीं है। तो मॉडिफाइड फॉर्म में क्या करा, इसने दो फैक्टर पहले थे, हमने पढ़े थे Z और Q। अब यहाँ पर इसने फैक्टर जो है P ये इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, P जिसको हमने क्या कहा, तो अब देखिए K बराबर ZQ पहले ही था तो हमने P इंट्रोड्यूस कर दिया, तो K बराबर क्या हो गया, PZQ। और Q की अगर हम वैल्यू करें तो PZe⁻⁸ या फिर PZQ। ये आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है। ये पूछते हैं आरपीएससी पूछती है, पूछा जा चुका है। ठीक है, कि आपके जो कोलिजन थ्योरी है उसके लिए लास्ट फॉर्मूला जो है वो क्या है, तो आपको क्या ध्यान रखना, K बराबर PZe⁻⁸ जिसको आप Q भी कह सकते हो। अब यहाँ पर P क्या है, P है प्रोबेबिलिटी फैक्टर, जिसको हमने कहा है स्टेरिक फैक्टर। P को हम क्या कह सकते हैं, प्रोबेबिलिटी फैक्टर भी कह सकते हैं या स्टेरिक फैक्टर भी कह सकते हैं। और ये किस पर डिपेंड करता है, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री पर। अब यहाँ पर क्या है कि P की अगर हम बात करें तो इसकी जो वैल्यू है वो 1 से लेके 10⁻⁹ तक हो सकती है। इसका मतलब P की कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, वो डिपेंड करेगा कंडीशन पे कि कौन सी रिएक्शन की बात कर रहे हैं, कौन से मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर बहुत अच्छी थ्योरी, हम इसको इसलिए नहीं कह सकते कि अब यहाँ पर हुआ क्या कि जो रिजल्ट आपका सही नहीं आ रहा था, ठीक है, जो डेविएशन आ रहा था उसको दूर करने के लिए इन्होंने एक टर्म इंट्रोड्यूस कर दी P, जिसको हमने कहा प्रोबेबिलिटी फैक्टर या फिर आपने कहा स्टेरिक फैक्टर। लेकिन P की वैल्यू क्या होगी इसको निकालने का कोई मेथड नहीं है। देखिए Z को हम आइडिया लगा सकते हैं, बता सकते हैं कि Z की वैल्यू क्या होगी, और Q को हम बता सकते हैं कि Q की वैल्यू क्या होगी, लेकिन P की क्या वैल्यू होगी ये बताने का कोई मेथड नहीं है, या P आइडेंटिफाई करने का कोई मेथड नहीं है। तो ये बहुत अच्छा मेथड बाद में नहीं माना गया है। लेकिन आपको जो चीज़ याद रखनी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो क्या ध्यान रखनी है कि जो लास्ट में K का फॉर्मूला आ रहा है वो क्या आ रहा है, PZe⁻⁸ तो ये आपके फाइनली है। अब जो मैंने आपको कहा था कि जो आपके ओरिएंटेशन वाला फैक्टर है वो क्या है, तो ओरिएंटेशन वाले फैक्टर को मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए आपने पढ़ा होगा ऑर्गेनिक में SN1 और SN2 रिएक्शन होती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें SN2 की, तो SN2 के लिए हम कहते हैं कि बायोमोलिकुलर यूनिस्टेप रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर होता क्या है कि जैसे अगर मान लीजिए कि कोई मॉलिक्यूल है, तो ये मैंने कहा L है। ठीक है, ये मैंने क्या कहा, L है, L का मतलब लिविंग ग्रुप है। तो अब यहाँ पर अगर न्यूक्लियोफाइल यहाँ है, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ है, तो यहाँ से तो ये अटैक करेगा तो रिएक्शन नहीं होगी, मतलब लिविंग ग्रुप की साइड से अटैक करेगा तो रिएक्शन नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोलिजन कहाँ से हो रहा है, लिविंग ग्रुप की साइड से हो रहा है, तो वहाँ पर वो कोलिजन से रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं होगी। मतलब ये ओरिएंटेशन फैक्टर है। तो ये ओरिएंटेशन फैक्टर क्या है कि इस ओरिएंटेशन से या इस डायरेक्शन से अटैक होगा तो रिएक्शन नहीं होगी, लेकिन इसके बैक साइड से अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का तो रिएक्शन आसानी से हो जाएगी। तो हमने क्या देखा कि जब हम बात करते हैं SN2 की, तो वहाँ पर बायोमोलिकुलर यूनिस्टेप रिएक्शन होती है। मतलब दो मॉलिक्यूल कौन से, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है एल्किल हैलाइड जो नॉर्मली हम लेते हैं, दूसरा आपके है न्यूक्लियोफाइल। तो दोनों मॉलिक्यूल एक ही स्टेप में काम कर रहे हैं, स्लो स्टेप होती है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। तो अगर आपके न्यूक्लियोफाइल जो है लिविंग ग्रुप की साइड से अटैक करेगा तो वो ओरिएंटेशन सही नहीं है, रिएक्शन नहीं होगी, और वहीं बैक साइड से अटैक करेगा तो रिएक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पर इसने क्या कहा, केवल काइनेटिक एनर्जी होना ही सफिशिएंट नहीं है, केवल कोलिजन होना ही सफिशिएंट नहीं है,
काइनेटिक एनर्जी के साथ कोलिजन के साथ प्रॉपर ओरिएंटेशन होना भी बहुत ज़रूरी है ताकि रिएक्शन जो है वो आसानी से हो सके। तो इस एग्जांपल से हम जो ओरिएंटेशन फैक्टर्स को आसानी से समझ सकते हैं कि अगर हम इस मॉलिक्यूल की बात करें तो अगर आप न्यूक्लियोफाइल को लिविंग ग्रुप की साइड से अटैक करवाओगे तो वहाँ रिएक्शन नहीं होगी, लेकिन अगर आप बैक साइड से अटैक कराओगे तो वहाँ रिएक्शन आसानी से हो जाएगी। तो ये आई थिंक आपको कोलिजन थ्योरी समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।